गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में अपन क्या पढ़ रहे हैं? राज्य। राज्य के विषय में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। राज्य की परिभाषा, राज्य का अर्थ, ठीक है ना, राज्य की उत्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, जिसके अंतर्गत अपन 3 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा पढ़ चुके हैं अपन? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, और इसी क्रम में आज अपन पढ़ेंगे अगला सिद्धांत, यानी कि राज्य की उत्पत्ति का चौथा सिद्धांत, जिसको मातृसत्तात्मक सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या इसे रक्त संबंधी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसको शुरू करने से पहले थोड़ा इसकी भूमिका बनाना आवश्यक है कि आखिर मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक सिद्धांत होता क्या है, इसको हम कैसे समझें। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर जो है, तो अगर पितृसत्तात्मक सिद्धांत की बात आती है तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत को, जिसमें पुरुष की प्रधानता बताई गई है, यानी कि पुरुष ही सत्ता में रहेगा, ठीक है ना, प्रशासनिक और सत्ता का संचालन किसके हाथों में होगा? पुरुषों के हाथों में होगा। और मातृसत्तात्मक सिद्धांत के अंतर्गत क्या बात बताई गई है कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत के अंतर्गत महिला की प्रधानता होगी, यानी कि सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी? महिलाओं के हाथ में होगी। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर होगी। अब इसमें कुछ इसके गुण देख लेते हैं, विशेषता, लक्षण जो भी है इस सिद्धांत के अपन देख लेते हैं। ठीक है ना। तो यूनिट सेकंड में राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक सिद्धांत। ठीक है, क्या है कि राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक सिद्धांत, ये चौथे नंबर का सिद्धांत है। 3 सिद्धांत अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चौथे नंबर के सिद्धांत में क्या है कि राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक एवं मातृ, इसको एक चीज और कहते हैं, रक्त संबंधी सिद्धांत या रक्त संबंधी सिद्धांत या रक्त संबंधी सिद्धांत। ठीक है, अब इसके विषय में समझते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है, तो मैकाइवर ने कहा है, मैकाइवर एक दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा है कि परिवार ही पहली सामाजिक इकाई थी। सामाजिक इकाई या राज्य का जो प्राचीन हिस्सा था, या जो उसका जो राज्य का अर्थ लगाया जाता था, वो परिवार के रूप में लगाया जाता था। पहली यूनिट कौन सी थी? परिवार थी, यानी कि फैमिली। उसी में हमको सबसे प्रथम सरकार, कीटाणु दिखाई देते हैं, जिसकी आवश्यकताओं के कारण परिवार का जन्म हुआ। प्रायः उन्हीं आवश्यकताओं के कारण नियमों की सृष्टि हुई। इस प्रकार प्रारंभिक परिवार सरकार का आदि रूप था। यहाँ पर मैकाइवर द्वारा यह बात बताई गई कि चूंकि किसी भी सत्ता का, सरकार का उदय परिवार से हुआ है। ठीक है ना, परिवार से हुआ है, क्योंकि परिवार में नियमों की आवश्यकता पड़ी, तो परिवार के सुचारू और सफल संचालन के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ी, और नियमों को बनाया गया और उनका पालन कराया गया। ठीक वही चीज आगे जा करके और राज्य में तब्दील हुई। ठीक है ना, जो हम और आप राज्य के विषय में देखते आ रहे हैं, तो राज्य भी इस तरह से बना होगा। ठीक है, अब परिवार की रचना प्रकृति के आधार पर 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, यानी 2 सिद्धांत यहाँ पे बताए गए। कौन कौन से? पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? पितृसत्तात्मक, यानी कि पितृसत्तात्मक में क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर लिकॉक एक कौन थे? एक दार्शनिक थे, राजनीतिकविद थे। उन्होंने कुछ बातें बताई हैं।
ठीक है ना, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के विषय में क्या बताया उन्होंने कि पहले एक गृहस्थी फिर एक पितृ प्रधान परिवार, पहले एक गृहस्थी फिर एक पितृ प्रधान परिवार और उसके पश्चात एक वंश के लोगों का कबीला, एक वंश के लोगों का कबीला, अंत में एक राष्ट्र। इस प्रकार इस आधार पर सामाजिक क्रमों की उत्पत्ति होती है। क्या बताया है लीकॉक ने? लीकॉक ने स्पष्ट रूप से यह बात बताई है कि सत्ता की आवश्यकता की शुरुआत कहाँ से हुई? एक परिवार से हुई, ठीक है ना, और पितृ सत्तात्मक परिवार से हुई और धीरे 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 क्रमशः वह एक कबीला में तब्दील हुई, यानी कि कुछ लोगों का एक समूह, कुछ लोगों का एक समूह बना जिसको प्राचीन काल में, पुराने समय में, आदि काल में कबीला के नाम से जानते थे। और कबीला बना और धीरे धीरे कबीला जो है तो राज्य में तब्दील हो गया, राज्य में कन्वर्ट हो गया, जिसको राज्य के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पितृ सत्तात्मक परिवार की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। समझ सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? तो पहली विशेषता यहाँ पर क्या बताई गई है? समाज की इकाई व्यक्ति ना होकर परिवार था। क्या बताया गया है? पहली, समाज की इकाई व्यक्ति ना परिवार था। समाज की इकाई व्यक्ति न होकर परिवार था, यानी कि इसका क्या, इससे क्या अर्थ निकलता है कि जो समाज की इकाई है, समाज की इकाई किसी व्यक्ति से नहीं लगाई जाती थी, परिवार से लगाई जाती थी, यानी कि परिवार के कई सदस्यों से मिलकर के एक समाज का निर्माण होता था। तो मूल रूप से क्या यहाँ की बात समझ में आ रही है कि समाज की इकाई व्यक्ति न होकर परिवार था, पहली। दूसरा है परिवारों और अन्य संबंधियों पर कुल पिता का अधिकार होता था। परिवारों और अन्य सदस्यों कुल अधिकार पिता का होता, ठीक है। परिवारों और अन्य सदस्यों पर कुल अधिकार किसका होता था? आधिपत्य किसका होता था? प्रशासन और जो है तो हुकुम किसका चलता था? एक तरह से देख लिया जाए तो पिता, मुखिया, जो सबसे बुजुर्ग और सबसे सयाना परिवार का सदस्य है वही परिवार का मुखिया होगा और वही परिवार चलाएगा। फिर है केवल पुरुषों का उत्तराधिकार था। केवल पुरुषों का उत्तराधिकार था, जो जैसा कि इस सिद्धांत के हेडिंग से समझ में आता है, इसके शीर्षक से समझ में आता है। तो इसमें किसका अधिकार था? पूर्ण रूपेण पिता, पुरुषों, ठीक है। पितृ सत्तात्मक परिवार स्थायी विवाह संबंध पर आधारित थे, यानी कि किस पे आधारित थे? स्थायी विवाह, यानी कि विवाह को यहाँ पर महत्व दिया गया है और विवाह
एक संस्था के रूप में देखा गया है, और विवाह क्या है, एक स्थायी परंपरा है, स्थायी जो है तो यूनिट होती है, इकाई होती है, तो उस आधार पर जो है तो इसका स्थायित्व बताया गया है विवाह का। ठीक है, अब हम देखेंगे मातृसत्तात्मक। ठीक इसका उलट हो जाएगा, इसको समझने की ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, इसको आप उलट कर दीजिए, फिर भी मैं बता देता हूं। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए मातृसत्तात्मक सिद्धांत। ठीक है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत क्या होता है, जिसमें क्या बातें बताई कि देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे प्राचीन इकाई पैतृक परिवार न होकर मातृ प्रधान परिवार थे, वंश परंपरा माता से ही जानी जाती है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि इसमें महिलाओं का, क्योंकि वंश कहाँ से चलता है, महिलाओं से चलता है, माता से चलता है, माता ही जननी होती है, ऐसा बताया गया है। परिवारों के उदाहरण, ऐसे परिवारों के उदाहरण ऑस्ट्रेलिया, मलाया, मालाबार में देखने को मिलते हैं। यानी मातृसत्तात्मक सिद्धांत या ऐसे परिवार कहाँ ज्यादातर देखने को मिलते हैं, तो ऑस्ट्रिया, मलाया और मालदीव में मिलते हैं। ठीक है, आप संक्षेप में इसको अगर समझ लें तो इसके लक्षण क्या है, तो पहला लक्षण है आदिम समाज एक झुंड टोली के रूप में था। आदिम समाज यानी कि जो कबीले, आप देखिए कि कबीले क्या थे, एक समूह थे, एक संगठन, छोटे छोटे समूह थे, और वह कबीले के रूप में रहते थे और अपना जीवन यापन एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करते हुए करते थे। लेकिन उसमें मुख्य बात क्या थी, तो मुख्य बात उसमें यह थी कि उन कबीलों का सरदार या तो पुरुष होगा एक, या कोई महिला एक होगी। तो यहाँ पे महिला को बताया गया, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं मातृसत्तात्मक सिद्धांत। फिर दूसरा है वैवाहिक संबंध अस्थायी होते थे, पुरुषों में स्थायी होते थे, महिलाओं में क्या थे, अस्थायी होते थे। अस्थायी मतलब कि एक महिला कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी अस्थायी रूप से। ठीक है ना, तो यहाँ पे संबंध क्या थे, अस्थायी थे। ठीक है ना, फिर अगला है वंशावली का निर्धारण माता के द्वारा ही होता था। वंशावली का निर्धारण माता के द्वारा ही होता था, यानी कि वंशावली को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या कैसे वंशावली में किसका क्रम क्या हो, किसका कौन सा क्रम हो, इसका निर्धारण माता के द्वारा यानी कि परिवार की महिला सदस्य के द्वारा किया जाता था। परिवारों के समूह से वंश बने और वंश के समूह से कबीले बने और कबीले के विस्तार से ग्राम और ग्राम से राज्य। यानी कि बहुत अच्छा यहाँ पे बताया गया पांचवा पॉइंट कि कैसे परिवारों के समूह से वंश बने। जब एक परिवार के लोग, एक वंश के लोग एकत्रित हुए तो क्या बना, एक वंश बना, और वंश के समूह से क्या बने, जब कई वंश आ गए तो वहां पे क्या बना, एक कबीला बना। क्या बना, कबीला बना, और कई कबीले का फिर विस्तार हुआ, और कबीले का जब विस्तार हो गया तो क्या बना, ग्राम बना। ठीक है ना, और ग्रामों का जब विस्तार हुआ तो क्या बना, राज्य बना। यानी शुरुआत कहां से हुई, यहाँ पे क्या बताया गया, प्रमुखता क्या किस बात को दी गई कि परिवार को दी गई। यानी कि सबसे प्राथमिक इकाई कौन सी दी गई, परिवार दी गई। परिवारों के माध्यम से धीरे धीरे वंश बना, वंश से कबीला बना, कई वंशों से कबीला बना, कई वंशों से फिर कई कबीलों से ग्राम बना, ग्राम से राज्य बना। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि यह राज्य की उत्पत्ति का चौथा सिद्धांत है, रक्त संबंधी। चूंकि इसमें महिला पुरुष जो बताया गया रक्त संबंधी होते हैं, और या तो सत्ता किसके हाथ में रहेगी, या महिला के हाथ में रहेगी या पुरुष के हाथ में रहेगी। अगर पुरुष के हाथ में है तो उसको हम पितृसत्तात्मक, और महिला के हाथ में है तो महिला मातृसत्तात्मक कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू।